राम मंदिर और वीर तेजा जी की जो आपने कलाकृति बनाई उसमें क्या अंतर है? आपको कब लगा रेत ही आपका भविष्य है? आपकी पहली आर्ट, पहली कलाकृति कौन सी थी? सबसे अच्छी जो रेत होती है राजस्थान की, वो कहाँ की लगती है आपको? बूंदी मेले, जैसलमेर मेले और पुष्कर मेले में क्या है? आपके लिए रेत बहुत मायने रखती है, उसको एक शब्द में बताइए। पुष्कर मेले में हर साल आप उद्घाटन में कलाकृति बनाते, बट इस बार आपको मौका नहीं मिला, तो ये किसकी गलती थी? प्रशासन की गलती थी या आपको मौका नहीं देना चाहते थे वो? अवध एक ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन कभी रिश्तेदारों ने बोला है कि इसमें करियर नहीं है, इसमें भविष्य नहीं है, ये क्या कर रहा है आपका बेटा? आपके मॉम डैड को किसी ने कुछ बोला है? नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट नेहा। मैं आज मौजूद हूँ रेत के जादूगर, कलाकृतियों के निर्माणकर्ता, सैकड़ों अवार्ड से सम्मानित, पुष्कर की आन मान शान और वेरी टैलेंटेड अजय रावत जी के साथ। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताइए। जी, मैं बचपन में पुष्कर में ही रेत में खेलता था। यूँ कहे कि मेरा जो खेत है वहाँ पर मेरी मदर जब गुलाब के फूल तोड़ने जाती थी तो मुझे साथ लेके जाती थी। मैं बहुत छोटा था उस समय, तो जब वो मुझे ले जाके खेत में छोड़ देती थी मिट्टी में खेलने के लिए और वो अपने काम में लग जाती, तो ये लगभग डेली का रूटीन होता था। जब वो 3-4 घंटे वहाँ रेत में मैं खेलता था और वो मम्मी मेरी वहाँ फूल गुलाब के तोड़ती थी उस समय, तो वहीं से मुझे रेत में खेलने का एकदम शौक जैसा लग गया था। और जब मैं कई बार तो पूरा मिट्टी में सन जाता था तो मम्मी से मार भी पड़ती थी कई बार, और ऐसा होता भी है। तो शुरुआत मेरी वहीं से हो चुकी थी। आपको कब लगा रेत ही आपका भविष्य है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं कलाकृतियाँ बनाते बनाते काफ़ी आगे बढ़ चुका था, उसके बाद में जब लोगों के कॉल्स आने लगे, मुझे काम भी मिलना लगा रेत का, लोग मुझे आर्ट के लिए बुलाने लगे, इनवाइट करने लगे, तब मुझे लगा कि इसमें मेरा फ्यूचर भी अच्छा है। आपकी पहली आर्ट, पहली कलाकृति कौन सी थी? मेरी तो भगवान गणेश जी की ही कलाकृति थी और मैंने उसी से मेरा श्री गणेश किया इस आर्ट के क्षेत्र में। सबसे अच्छी जो रेत होती है राजस्थान की, वो कहाँ की लगती है आपको? अभी तक फिलहाल मैंने काफ़ी जगह काम किया, लेकिन पुष्कर की रेत बेस्ट है मेरे हिसाब से। हालांकि मैं किसी भी रेत में काम कर सकता हूँ, लेकिन पुष्कर की रेत में थोड़ा सा जैसे होता ना, सैंड और मिट्टी, क्ले, उस टाइप का एक कॉम्बिनेशन, बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन उस मिट्टी में मिल जाता है। आप बूंदी भी जाते, जैसलमेर भी जाते, तो वहाँ की रेत का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जैसलमेर में भी सैंड है, काफ़ी अच्छा सैंड है, लेकिन जो पार्टिकल होता है वो एकदम डेजर्ट वाला उसमें आ जाता है, तो उसमें थोड़ा क्ले की या मिट्टी की जो मात्रा होती है वो कम होती है सैंड में। बूंदी मेले, जैसलमेर मेले और पुष्कर मेले में क्या अंतर है? पुष्कर सबसे बेस्ट है, और पुष्कर मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि पुष्कर मेले जैसा तो कोई मेला है ही नहीं हमारे यहाँ। आपके लिए रेत बहुत मायने रखती है, उसको एक शब्द में बताइए। रेत मेरा भविष्य है एकदम। अजय रावत को कब ऐसा लगा कि मैं सैंड आर्टिस्ट बन चुका हूँ? मैं जब लगभग टीन एज मेरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में मुझे लगा कि मैं एक आर्टिस्ट के रूप में भी अच्छा काम कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत सम्मान से मेरी कला का बहुत सम्मान किया और मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। इसके लिए फिर मैंने ये आर्ट शुरू किया। पुष्कर मेले में हर साल आप उद्घाटन में कलाकृति बनाते, बट इस बार आपको मौका नहीं मिला, तो ये किसकी गलती थी? प्रशासन की गलती थी या आपको मौका नहीं देना चाहते थे वो? देखिए, इसमें कलाकार का तो ये प्रयास रहता कि अपनी कला के जहाँ भी मौका मिले अपनी कला का प्रदर्शन हो और अपनी कला के द्वारा हमारे जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक आते हैं, उनका स्वागत हो। तो मेरा शुरू से यही प्रयास रहा है। और पुष्कर मेले की बात करें तो ये तो क्योंकि मैं एक लोकल कलाकार भी हूँ और स्थानीय स्तर पर काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है पुष्कर मेले में अपनी आर्ट के जरिए हमारे जो टूरिस्ट आते हैं उनका वेलकम करूँ, और ये हर बार मैं करता रहा हूँ। इस बार प्रशासन ने कुछ कारणों से मेरा प्रोग्राम हटा दिया था, तो मैंने प्रशासन से बात कर रहा हूँ कि ताकि अगली बार से पुनः ये सैंड आर्ट का डिस्प्ले हो। सर, पुष्कर मेले में इस बार बारिश हो गई, तो आपने आपकी कलाकृति को कैसे बचाया? बिल्कुल, कलाकृतियाँ बनाने से पहले उसकी जो सेफ्टी है उसको कैसे मैं सिक्योर रखूँगा, वो सारी चीज़ें मुझे पहले ही चिंता करनी होती है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी। वेदर का अलर्ट मैंने देख लिया था कि पुष्कर मेले के दौरान 2-3 बार बारिश होने वाली है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग पॉलीथीन्स के कवर बनवा लिए थे और उसके लिए मैंने पूरा मेरी टीम को एकदम अलर्ट कर रखा था। जैसे ही बारिश आई तो हम टाइम पे उसको कवर कर सकें, रस्सियों से उसको कवर करके बांध सके ताकि हवा से भी वो उड़े नहीं।
आपने वीर तेजाजी महाराज की जो मूर्ति बनाई है, जी। कलाकृति बनाई है, तो उसमें आपको कितना टाइम लगा, उसकी इंच, उसके बारे में कुछ बताइए। तेजाजी महाराज की कलाकृति तो मैं पिछले 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। हर बार मैं सोचता हूँ कि इसको जल्दी करेंगे, लेकिन इस बार मेरे लिए एकदम सूटेबल टाइम था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी और काफ़ी टाइम से मैं इसकी प्लानिंग कर रहा था। तो इस बार मैंने दिवाली से 1 महीने पहले से ही मैं लग गया था इसकी तैयारी में, और मुझे लगभग 1 महीना इसको बनाने में लग गया था। और इसमें मिट्टी का एक अनुमान है कि 1 लाख टन बालू रेत मैंने इसमें काम में ली, क्योंकि जब मशीनें लगती है तो बहुत लंबे टाइम तक मशीनों ने वहाँ वर्क किया, मशीनों से जेसीबी से उसको इकट्ठी किया, तो उसमें काफ़ी सैंड उसमें लगी है। राम मंदिर और वीर तेजाजी की जो आपने कलाकृति बनाई उसमें क्या अंतर है? देखिए, दोनों ही कलाकृतियाँ हमारे सनातन के महत्व को दर्शाती है। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है तो ये तो हमारा एक सपना था, सदियों से सैकड़ों वर्षों से हमारा संघर्ष था, उसकी एक जीत का प्रतीक भी है। और तेजाजी महाराज तो गौ माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, और आज के परिप्रेक्ष्य में भी गौ माता का जो महत्व है वो उसी तरह से बरकरार है। तो इसके लिए मैंने इस महत्व को दिखाने के लिए और हमारी जो आज की पीढ़ी है उसको गाय के प्रति अवेयर करने के लिए कि गाय को हम पालना चाहिए, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए, और ये सब चीज़ें दिखाने के लिए मैंने गाय की कलाकृति कभी बनाई है आपने? हाँ, गाय की अभी इसमें भी काफ़ी सारी गौ माता मैंने दिखाई है रेत पर। और इसके पहले भी जैसे ओलंपिक के टाइम में भी मैंने गाय को बचाने के लिए गवर्नमेंट से भी अपील की थी कि भाई हमारी माँ को आप बचाइए। गाय को जब हम माँ बोलते हैं और माँ जब इतनी पीड़ा से करा रही है तो सरकार को भी उसमें काफ़ी सरकार ने कोशिश भी की थी, तो उस टाइम भी मैंने काफ़ी काम किया था। आपने आपकी मॉम डैड की कलाकृति बनाई, आप अनुभव शेयर कीजिए उसका, और आपको क्या लगा जो आपने मॉम डैड की आपके में? मॉम डैड की माँ की तो मैंने इसलिए बनाई कि जब मैं रेत में खेलता था तो कई बार मेरी माँ मेरे जोर से चांटा मारती थी, तो वो चांटा जब मुझे गाल पे मारती थी, और वो चांटा मुझे आज भी याद है कि जब मैं मिट्टी में पूरा सन जाता था तो मेरी माँ गुस्से में आके मेरे कई बार मार भी देती थी। तो कहीं ना कहीं वही मेरी माँ की जो सीख थी, उसी से मैं आज ये आर्ट कर पाया। और मेरा सपना था कि मैं जब अच्छे से पूरा परफेक्शन मेरा काम में हो जाएगा तो मेरी मम्मी और पापा की आर्ट बनूंगा, और इस बार मैंने बनाई है। अच्छा, 7वें सैंड आर्ट में आपने आर्ट बनाई है, तो सर फर्स्ट में भी आप बना सकते थे, आपने 7वें में ही क्यों बनाई? एक्चुअली जब मेरी मदर और फादर की बात आई तो उसमें क्या होता है कि जो पोर्ट्रेट कोई भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन और प्रैक्टिस चाहिए होती है। और मुझे लगता था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं उस लेवल में नहीं था कि किसी का फेस पोर्ट्रेट एकदम सैंड पर कॉपी कर पाऊँ। तो उस टाइम में मुझे मेरी तैयारी थोड़ी सी और भी ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया। ओके। अजय रावत कितना कमा लेते हैं आज? बस अभी ये मैं मानता हूँ कि जो मेरी ज़रूरतें हैं वो लगभग मेरी इस आर्ट से और इस कला से पूरी हो जाती है। हर कोई अजय रावत बन सकता है, हर कोई सैंड आर्टिस्ट बिल्कुल बन सकता है। सर किसी को नॉलेज नहीं हो मतलब सैंड आर्ट की, तो वो कैसे मतलब प्रिपरेशन करके कैसे सैंड आर्ट बना सकता है? मैं यही कहूँगा कि काफ़ी लोग अभी मेरे पास स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं और लोगों के कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। उनसे मैं ये कहूँगा कि स्टडी भी साथ में रखिए और अपनी एक बैकबोन होनी चाहिए, अर्निंग्स का एक और सोर्स आपके पास होना चाहिए, ताकि आप सैंड आर्ट में आपको हो सकता है अर्न करने में कुछ समय लग जाए, लेकिन तब तक आप हिम्मत नहीं हारो, आप पीछे नहीं हट पाओ, आपको एक हिम्मत मिली रहे, उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा कुछ साइड इनकम सोर्स आपका रखना चाहिए। अब तो अजय रावत एक ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन कभी रिश्तेदारों ने बोला है कि इसमें करियर नहीं है, इसमें भविष्य नहीं है, ये क्या कर रहा है आपका बेटा? आपके मॉम डैड को किसी ने कुछ बोला है? बहुत ज़्यादा, और ये होता है गाँव में अभी भी। जब हम कुछ अलग काम करते हैं, जैसे मेरा पढ़ने का समय होता था और मैं रेत में खेलता था, मेरे घर पे कुछ काम होता था, मैं काम से छुप के और मैं डेजर्ट में भग जाता था, वहाँ टाइम ख़राब करता था, तो कहीं ना कहीं घर वालों को ऐसे लगता था कि ये अपना टाइम ख़राब कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, काम भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत लाइन पे जा रहा है। और मुझे बहुत ताने भी मिलते थे गांव वालों से भी, मेरे परिवार रिश्तेदारों से भी, कि ये कहीं पागल हो गया दिखता है जो रेत में खेलता रहता है। तो इस तरह से ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मुझे उन्हीं लोगों ने सपोर्ट भी किया है, उन्हीं चीज़ों ने मुझे मोटिवेट भी किया कि मैं इसमें और अच्छा बेस्ट करूँ, ताकि उन लोगों को भी समझ आए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक। वीर तेजाजी महाराज के बारे में कुछ बताइए। वीर तेजाजी महाराज क्योंकि एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे, एकदम साधारण किसान परिवार से, और उनकी एक धर्म की बहन थी लाचा गुजरी, उनकी गायें जब कोई चुरा के ले जा रहे थे तो उन्होंने आके रिक्वेस्ट करी तेजाजी महाराज से कि हमारी गायों को ले जा रहे हैं, आप छुड़वाइए उनको। तो तेजाजी महाराज ने बिना कुछ सोचे समझे
और गायों को छुड़ाने के लिए निकल पड़े थे। और रास्ते में जब नाग देवता उनको मिले और वो जल रहे थे तो उन्होंने बचाया। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भैया मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने उनको वचन दिया कि मैं गायों को छुड़ा के आ जाऊंगा, उसके बाद आप मुझे डसना। और तेजाजी महाराज ने अपने वचन पालन के लिए गए और जब वापस आए तो आके नाग देवता के सामने डसने के लिए वो मौजूद हुए। और नाग देवता ने ये कहकर मना कर दिया कि आप पूरे लहूलुहान हो रहे हैं, युद्ध करके आए। तो पूरा शरीर उनका छल नहीं हो रहा था, लहूलुहान हालत में थे। तो उनके शरीर पर कोई भी ऐसा बॉडी का अंग नहीं दिख रहा था जो सेफ हो। तो नाग देवता ने मना कर दिया डसने से कि भैया आप तो ऑलरेडी पूरा लहूलुहान हो चुके। तब वीर तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ को बाहर निकाल के कहा कि मेरा एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जहाँ कोई भी घाव नहीं है, आप मेरी जीभ पे डसिए, लेकिन मैं अपना वचन पूरा करूंगा। और अपने वचन के लिए उन्होंने वहीं पे प्राण त्याग दिए थे। अजय रावत का आइडियल कौन है जिसकी वजह से आपने सैंड सीखी? एक्चुअली मेरी मदर ही आइडियल है और मेरी जो मातृभूमि है पुष्कर के दौरे मेरा आइडियल है। मैं वहीं से सीखा, वहीं से मुझे कोई गुरु नहीं था, कहीं से मैंने ट्रेनिंग मिलती, मैंने खुद ही वहीं से सीखा है। आज तक का आपका सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कौन सा है? भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में जब मुझे रामनाथ कोविंद जी ने प्रशंसा पत्र दिया था और मेरा पीठ थपथपाई थी इस बालू रेत कला के लिए, तब मुझे पहली बार इतना गर्व हुआ। और कि एक रेत की मैं इस तरह से जो खेलता हूँ, कलाकृतियाँ बनाता हूँ, उसके लिए मुझे भारत के महामहिम जी ने मुझे इतना प्रशंसा की है और मुझे उत्साहवर्धन किया मेरा। आप अपनी आर्ट से सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। मैंने आपकी बहुत सारी कलाकृति देखी जिसमें आपने हनुमान जी का, वीर तेजाजी महाराज के, प्रेमानंद महाराज के बनाए। तो आप सनातन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सनातन का मतलब ये है कि जो प्रारंभ से ही है, जो कभी ना तो प्रारंभ हुआ ना अंत हुआ, जो सनातन है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और हमारा जो सनातन है उसकी कमियां तो कुछ है नहीं, खूबियाँ ही खूबियाँ उसमें। चाहे नेचर से ले लो, हम तो पेड़ को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, धरती को माँ मानते हैं, आकाश को पिता मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये शुरू से ये परंपरा रही है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जब मैं एक कलाकार हूँ तो कला के जरिए हमारे सनातन को प्रति जितना बेस्ट कर सकता हूँ, मेरा कोशिश रहता है उसमें मैं करूँ। सैंड आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले तो आना पसंद करेंगे? बिल्कुल, पॉलिटिक्स भी एक बुरी चीज़ नहीं है, सेवा का एक बहुत अच्छा जरिया होता है पॉलिटिक्स। जहाँ भी मौका मिलता है सेवा का तो मुझे वहाँ करनी चाहिए लोगों से। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश दूंगा हमारे जितने भी मित्र भाई लोग हैं उनको कि कोई भी क्षेत्र छोटा बड़ा नहीं होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से, मेहनत से कीजिए और हिम्मत रख के आगे बढ़ते रहिए। लगातार एक न एक दिन जरूर आप उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। आपका मैं जहाँ तक नेचर जानती हूँ आप काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, तो वो नेचर बचपन से ही है कि धीरे धीरे बिल्ड हुआ है? नहीं, मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गुस्सेले स्वभाव का था। और धीरे धीरे जब मैं आर्ट करने लगा तो इसमें क्या बहुत सारा जो सेंड बनाते हैं आर्ट, तो उसमें 8-10 घंटे अपने को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंतज़ार करना होता है और बहुत ज़्यादा शांत रह के लगातार काम करेंगे तब जाके एक कलाकृति निकल के आती है। तो वो जो इंतज़ार करने का, वो जो शांत रहने की जो आदत मेरी पड़ गई सेंड आर्ट से, तो उससे ही मेरा ऐसा स्वभाव बिल्ड हुआ है। सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर स्वयं अपने सामने आएगी। अगर आप सैंड आर्टिस्ट नहीं बनते तो क्या बनते? मैंने बचपन से एक लाइन किसी विद्वान की पढ़ी थी कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आपकी इस आर्ट के पीछे काफ़ी ज़्यादा आपकी टीम मेंबर लगते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो भी आज हूँ, मैं आज जितना भी काम कर पाता हूँ, मेरी पूरी टीम और एकदम टीम भावना से ही वो काम करते हैं। और अभी पुष्कर मेले में आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने जो 7वां नेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया था, तो ये पूरी मेरी टीम की मेहनत है कि हम सब ने रात दिन एक किए जब जाके इतना अच्छा आयोजन, सुंदर आयोजन हम कर पाए, सफल आयोजन कर पाए। सर, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी आप आम लोगों से मिलते हैं, आप जहाँ सैंड बनाते हैं वहाँ पे आप बैठते हैं, हर जनों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने इंस्टाग्राम पे भी उनको कोलैबोरेट करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या रहा? भाई देखिए, कोई भी कलाकार है, कोई भी सेलिब्रिटी है, स्टार है, उसको बनाता कौन है? बनाते हमारे लोग ही हैं। और जब हम बन जाते हैं उसके बाद हमें, अगर हमारे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है और हम उस लेवल पे चले जाते हैं कि हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं, तो इसको मैं कहीं ना कहीं ठीक नहीं मानता हूँ। हमें हमेशा उस लेवल पे ही रहना चाहिए जहाँ हम हमारे लोगों के बीच में रह पाएँ और लोगों से लगातार
कनेक्ट रह सके। सर जब मेरे मामा जी आपसे मिले तो इतना डाउन टू अर्थ उनको लगा ना कि कोई व्यक्ति इतना मतलब सक्सेसफुल होकर भी इतना डाउन टू अर्थ है, तो वो डाउन टू अर्थ रहने की शिक्षा कहाँ से मिली? इसी मिट्टी से, जमीन से। जब मुझे पता है कि मुझे काम इसी जमीन पे ही करना है, इसी रेत से मुझे काम करना है, तो फिर डाउन टू अर्थ तो नेचुरल सी बात है। मैं तो बचपन से इसमें खेल रहा हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि मैं तो एक जैसे रेत के दौरे तो पहले भी थे यहाँ पे, सदियों से थे, और मैं तो अभी कुछ समय से आया हूँ और खेल रहा हूँ, खेलते खेलते आर्ट बना रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे बाद भी और भी बहुत सारे आर्टिस्ट अब नए नए आएंगे, वो भी खेलेंगे, सब अपना अपना रोल करेंगे, यहाँ पे आर्ट बनाएंगे। तो ये डाउन टू अर्थ वाली तो कोई बात ही नहीं है, हम तो रेत से ही जुड़े हुए हैं। राजस्थान के अलावा कहाँ कहाँ आपने कलाकृति बनाई है? राजस्थान के अलावा तो मैंने काफ़ी स्टेट्स में गया हूँ, दिल्ली, उड़ीसा, हिमाचल और साउथ में भी कई जगह गया। तो जहाँ भी जैसी भी रेत होती है मैं उसमें भी काम कर लेता हूँ। अलग अलग जगह बुलाते हैं जी, अलग अलग। फॉरेन का कभी प्लान है? फॉरेन का बिल्कुल प्लान है, जल्दी भगवान चाहे तो जल्दी जाएंगे। पुष्कर में आपने जो सैंड आर्ट पार्क बनाया उसमें आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिला? जब से मैंने सैंड आर्ट शुरू की है तो मैं अपने स्तर से ही कर रहा हूँ, और सरकार से कई बार मैंने मांग भी की है कि देश का पहला सैंड आर्ट पार्क मैंने यहाँ पुष्कर में स्थापित कर दिया है, तो इसमें सरकार आगे आए, कुछ फैसिलिटीज टूरिस्ट के लिए करे, ताकि एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है सैंड आर्ट पार्क। सैंड आर्ट में आगे जाके क्या फ्यूचर है? काफ़ी अच्छा भविष्य अभी सैंड आर्ट में है, क्योंकि अभी सैंड आर्ट एकदम जाना पहचाना आर्ट हो गया है और हर कोई इसके बारे में जानता है, हर कोई इसको बनवाना चाहता है। तो काफ़ी कॉल्स होते हैं, काफ़ी लोग अपने प्रोग्राम्स में, अपने इवेंट में इस आर्ट को चाहते हैं। तो जब नए नए कलाकार सीखेंगे तो उनको बहुत सारे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, साथ ही ट्रेनिंग देने के लिए भी काफ़ी टीचर्स की आवश्यकता है जो अपनी इस कला को आगे बढ़ा सके, सिखा सके। सर धीरे धीरे कहीं मिट्टी खत्म होती जा रही है अपने देश की, तो उसको कैसे विकसित करें? देखिए, क्योंकि अभी विकास जो हो रहा है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बन रही है, उसके लिए भी सैंड का काफ़ी यूज होता है, काफ़ी जगह से माइनिंग हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं सैंड को लेके जाता हूँ कहीं पे भी, तो उस रेत को वापस वहाँ पहुँचाता हूँ, और उसी रेत को मैं कई बार बार यूज करता हूँ, ताकि ज़्यादा नुकसान नहीं हो, हमारे डेजर्ट को भी नुकसान नहीं हो, हमारी प्रकृति को भी नुकसान नहीं हो। जब मैं यहाँ पुष्कर में भी सैंड आर्ट करता हूँ, तो आज 10 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ लगभग उसी रेत में काम कर रहा हूँ, वही टीला, वही मिट्टी, मैं बार उसी में पानी डाल के उसी से नई कलाकृति बनाता हूँ। अच्छा, कलाकृति में आप हाथ से बनाते हैं सारी या कोई टूल्स का यूज होता है? देखिए, बेसिक जो काम होता है वो पूरा हाथ से ही करता हूँ। जो एनाटॉमी प्रॉपर जो बेसिक निकालना होता है वो मैं हाथ से निकालता हूँ। उसके बाद में कुछ मेरे टूल्स होते हैं, जो फ्लेटर है, ब्लेड है, नाइफ है, इस टाइप के टूल्स होते हैं, ब्रश है, तो उससे फिर मैं ये जो डिटेलिंग देने का काम है वो उससे करता हूँ। जो सैंड आर्ट का टाइम होता है बनाने का, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? विंटर सबसे बेस्ट है, क्योंकि विंटर में ज़्यादा हवाएं, लू नहीं चलती है, बारिश भी नहीं होती है और तेज़ धूप भी नहीं होती है। तो विंटर के टाइम सबसे बेस्ट टाइम मानता हूँ सैंड आर्ट के लिए, और वो लॉन्ग टाइम भी रहती है। और उसके बाद में तो जब हवाएं मार्च अप्रैल से जब यहाँ तेज़ धूल भरी हवाएं स्टार्ट हो जाती है तो सैंड आर्ट ज़्यादा रुक नहीं पाती है। उसके बाद में उसका जो पानी की जो नमी होती है हवा में वो भी नहीं होती है, तो वो जल्दी सूखती है, जल्दी गिरती है। फिर बारिश आ जाती है तो बारिश में भी आर्ट रुक नहीं पाता है, तो बेस्ट होता है विंटर। इन 7 सालों में आपको सैंड आर्ट बनाते हुए क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो हर क्षेत्र में होती है, सैंड आर्ट में ज़्यादा दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि एक तो जो मौसम होता है 3-4 महीने ही इसके अनुकूल होता है सैंड आर्ट के, उसके बाद में पूरा विपरीत हो जाता है। और जब तेज़ हवा चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, उसके अंदर आपको डटकर खड़े रहना है, बैठकर 8-10 घंटे काम करना है, तो ऑब्वियसली पूरा आंखों में मिट्टी घुसती है, बालों में मिट्टी। तो सुबह से शाम तक जब बंदा ऐसी मिट्टी, ऐसी सिचुएशन में डेजर्ट में काम करता है, तो शाम तक जो स्थिति होती है वो मैं ही समझ पाता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है वो काम। ऑडियंस का रिएक्शन आपके लिए कैसे आपको प्रभावित करता है काम को आगे बढ़ाने के लिए? जब मेरे ऑडियंस जो सैंड आर्ट के प्रेमी हैं, कला के प्रेमी हैं, इन लोगों ने ही मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। इनका एक एक जो मेरे सोशल मीडिया पर कमेंट्स होते हैं, मैं व्यक्तिगत उनको रिप्लाई भी करता हूँ और उनके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं खाटू श्याम जी की आर्ट बनाओ, तो मैं वो बनाता हूँ, प्रेमानंद जी की बनाओ, जो भी ऑडियंस की डिमांड होती है मैं उसके अनुसार भी सैंड आर्ट बनाता हूँ। आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा आर्ट कौन सी है जो अभी आपने बनाई है? हाँ, अभी हाल ही में मेरी जो सबसे बेस्ट आर्ट थी मेरी मदर की आर्ट थी,
और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो जो प्रेमानंद जी महाराज की आर्ट है मेरी सबसे अच्छी आर्ट। कलाकृति को लाइव बनाते हैं तो आपका अनुभव क्या रहा है? ये एक्सपीरियंस से आ जाता है। जब मैं स्टार्टिंग में जब वर्क करता था तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं अपने चेहरे के हाव भाव होते हैं उनको मैं उतना प्रॉपरली सैंड पर सेट नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव से और काफ़ी प्रैक्टिस से अब इतना हो गया कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा स्माइली फेस या सैड फेस या जो भाव मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं चेहरे पे आराम से डाल सकता हूँ। आप जो सैंड आर्ट बनाते हैं वो समाज को कैसे प्रेरित करती है? सभी कलाओं के माध्यम से हम कोई ना कोई मैसेज देते हैं, मैसेजफुल आर्ट के जरिए। तो मेरी भी आर्ट में मैं कई बार कोशिश रहती है कि भाई कुछ मैसेजफुल हो, जैसे पानी बचाने का है, पेड़ लगाने का। अभी पुष्कर मेले में मैंने एक आर्ट बनाई थी जिसमें मैंने पेड़ लगाने का मैसेज दिया था। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन बिल्डिंग के पास में एक बच्चा बैठ के एक पेड़ लगा रहा है कि भाई बिल्डिंग के साथ घरों के साथ पेड़ को भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है और नेचर को भी अच्छा रखता है। जैसलमेर के सम फेस्टिवल के बारे में कुछ बताइए। जो डेजर्ट फेस्टिवल होता है जैसलमेर में, वहाँ सब में जब मैं आर्ट बनाने जाता हूँ तो वहाँ काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि एक तो पानी नहीं होता है दूर दूर तक। वहाँ पानी को हमें कैरी करके ले जाना पड़ता है ड्रम में डाल के, कैंस के ज़रिए, और फिर वहाँ ले जाके मिट्टी को फावड़े से इकट्ठी करना, वहाँ पानी को उस पर डाल के मिट्टी इकट्ठी करके काम करना, वो एक चैलेंजिंग भी होता है और अच्छा भी लगता है, हमें बढ़िया लगता है। सैंड आर्ट आप बनाते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन और इमोशन कैसे डालते हैं आप? ये तो अनुभव से हो जाता है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम काम करते जाते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो बाद में ये दिक्कतें नहीं आती है, फिर हमें बहुत ईजी लगता है ये सब। कोई बच्चा शहर में रहता है तो वो सैंड आर्ट कैसे सीख सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के टाइम में क्योंकि शहरों में मिट्टी की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो आजकल काफ़ी मेरे जो नॉन हैं, मिलने वाले लोग हैं, उनको मैंने काफ़ी अच्छा घर में एक सेटअप बना के सजेस्ट किया है। एक टेबल उन्होंने बनाया है अपने घर पे ही, टेबल के एक बॉर्डर बना के उस पर थोड़ी सी सैंड बाहर से ला के डाल देते हैं। जब बच्चा फ्री टाइम में स्कूल और कोचिंग क्लास स्टडी के बाद में जब वो फ्री होता है तो कुछ देर मिट्टी में वहाँ टेबल पे बैठ के टेबल के साथ में उस मिट्टी में हाथ चलाता है, थोड़ा थोड़ा सीखता है, खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड एकदम फ्री हो जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव से मुक्त हो जाता है बच्चा। आज की जनरेशन मिट्टी से दूर होती जा रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमारी जो आज की जनरेशन है, पढ़ाई है, एजुकेशन और जो अपना रोज़मर्रा की दिनचर्या इतनी फास्ट हो चुकी है कि बच्चे को मिट्टी में खेलने का वो टाइम नहीं मिल पाता, वो मिट्टी से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव कम हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा जितना ज़्यादा मिट्टी से जुड़ के रहेगा तो उसको बहुत सारे डायरेक्टली फ़ायदे होने वाले हैं, और वो ये है कि उनके बॉडी को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सेहत को लेकर फ़ायदे होते हैं। कोई आर्टिस्ट नहीं है फिर भी कोई बच्चा मिट्टी से खेलता है तो क्या फ़ायदा होता है उसको? इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी अगर वो रेगुलर मिट्टी में टच में रहता है। तो आप देख पाएंगे जैसे हमारे गाँव ढाणियों में आज भी बच्चे बिना कपड़ों के, बिना चप्पल के, और गाँव में मिट्टी में ऐसे ही दिन भर खेलते हैं, बारिश में, ठंड में, तो कभी वो बीमार नहीं होते। उसका एक रीज़न यही है कि वो हमेशा मिट्टी के टच में रहते हैं। जैसलमेर और पुष्कर की मिट्टी में क्या फ़र्क लगता है? जैसलमेर की मिट्टी का पार्टिकल थोड़ा लूज है, वो एक दूसरे को ज़्यादा टाइम तक बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, और पुष्कर की मिट्टी में थोड़ा सा क्ले टाइप का है, तो वो लॉन्ग टाइम तक सैंड को पकड़े रखता है। सर, अब हमारा रैपिड फायर होता है जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना पड़ता है। ओके, ठीक है। राजस्थान की रेत या देश की मिट्टी? देश की मिट्टी। जैसलमेर या पुष्कर? पुष्कर। सैंड पार्क या घर? सैंड पार्क। तेजाजी महाराज या शिवजी? शिवाजी। प्रेमानंद महाराज या धीरेन्द्र शास्त्री? प्रेमानंद जी महाराज। मोदी जी या अमित शाह? मोदी जी। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। गांव या शहर? गांव। खाटू श्याम या सावरिया सेठ? श्याम जी। माउंटेन या ब्रिज? माउंटेन। थैंक यू सो मच। आपकी कला को सलाम। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आपका नाम रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।